Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग? आज फिर मेरे चैनल हिस्टोरिकल एंड क्राइम स्टोरी में आप लोग का फिर स्वागत है। और मैं फिर एक नया कहानी लेके आया हूँ। ऐसे ही मुझे बहुत व्यू मिला और आप लोगों का आशीर्वाद मिला। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और मुझे थोड़ा सा आप लोगों का आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि मैं और नए नए वीडियो बनाते रहूं और आप लोगों को कहानी सुनाते रहूं। तो चलिए, आज का हमारा कहानी है एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कल भी मैं बताया था कि कैसे एक लड़की ने अपने माता पिता का बदला लेने के लिए उसने कितना बड़ी साजिश रची थी, जिसको बाद में पुलिस ने जब खुलासा किया तो वो लड़की ने बताई थी कि मैं पाकिस्तान का एक काबुल सीरियल देख के और मेरे दिमाग में ऐसा एक आइडिया आया जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा साजिश रची और एक निर्दोष लड़की की उसमें हत्या भी हुई थी। और उसमें आप लोगों का उस कहानी में आप लोगों का बहुत सारा प्रेम मिला। और मैं एक और कहानी आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो उस घर की बहू, जो एक्स बहू उसको बोले, मतलब पहले से वो घर की बहू रह चुकी थी, किसी कारणवश उसका शादी दूसरा जगह हो गया और उसने पूरा फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। तो क्या माजरा था, ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपके सामने हम रखते हैं। आज का जो मामला है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक नैनी थाना है जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आता है। नैनी थाना क्षेत्र है, उसमें एक गांव है जो चकपुरे मियाँ खुर्द चकपुरे मियाँ खुर्द जो गांव है, वहाँ से सुबह सुबह ही 6 बजे के करीब पुलिस को एक सूचना मिली कि वहाँ पे बजरंग बहादुर और उनकी पत्नी प्रेमा पटेल और उनकी लड़की तन्नू पटेल। प्रेमा पटेल उम्र 39 बरस और तन्नू पटेल उम्र 19 बरस, जिसको मार दिया गया है। आप समझ सकते हैं 112 नंबर वाली पुलिस जो रोड पे घूमती रहती है उत्तर प्रदेश में, वो तुरंत एक घटना पे पहुंची, घटना का मुआयना किया और इन लोगों ने पाया कि बजरंग बहादुर पटेल जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी पत्नी प्रेमा पटेल और तन्नू पटेल जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। पुलिस ने पाया कि धारदार हथियार से उन लोगों पे हमला हुआ है और वो लोग मर चुके हैं, और जो बजरंग बहादुर पटेल हैं वो अभी जीवित हैं, जिनको पुलिस ने आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पे बहुत एक मार्मिक माहौल था, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। पुलिस ने जब पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि इस गांव में बहुत बड़ी जो बोलते हैं कि एक दूसरे से जो दो गुटों में रंजिश चली आ रही है, जो बहुत दिनों से रंजिश है, 6-7 साल से बहुत बड़ी रंजिश है। पता करने पे पता लगा कि गांव के ही महेश नारायण मिश्र जो गांव के एक मुखिया हैं, 7 साल पहले उनके पुत्र नवनीत मिश्र की हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो व्यक्ति अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, बजरंग जो पटेल थे, उनका भतीजा, 3 भतीजा उसमें नामजद किए गए थे, जिसमें 2 भतीजों का जमानत मिल गई, जमानत पे बाहर थे, और एक भतीजा जो है अभी भी जेल में था, जिसका पूरा मुकदमा बजरंग बहादुर पटेल लड़ रहे थे। इस मामला को लेकर आप समझ सकते हैं कि एक गुट में एक आदमी को मारा जा चुका है और वो लोगों ने मुकदमा दर्ज ये दूसरे गुट पे कराया था। तो आप समझ सकते हैं गांव में कैसा माहौल होगा। तो इस बात को लेके लाजिम है कि अगला कुछ बोलेगा, उसने घर का अपना सदस्य खोया है, तो लाजिम है वो कुछ बोलेगा। तो सुनने में आया कि महेश नारायण मिश्र कितना बार धमकी दे चुके थे कि तुम मुकदमा लड़ रहे हो, तुमको हम नामजद नहीं किया,
तुम मुकदमा का सारा पैरवी तुम कर रहे हो। बजरंग पटेल को उन्होंने धमकी दिया था, अब तुमको हम लोग मार देंगे, ऐसा सुनने में आया। ये घटना सुनते ही वहाँ के थाना पदाधिकारी, सीओ, सर्कल ऑफिसर और एसीपी पूरे दमखम के साथ उन लोगों ने उस गांव पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि दो गुटों की बात थी। वहाँ पे एक साधारण घटना नहीं थी, वहाँ पे दो गुटों में जो बहुत पहले से विवाद चल रहा था उसकी बात थी। सिटी एसपी ने, एसीपी ने बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। डॉग स्क्वाड टीम बुलाया गया, क्राइम ब्रांच आया, सर्कल ऑफिसर आए। उन लोगों ने बहुत समझा बुझा के परिवार को उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजा। पोस्टमार्टम करके लाश शाम तक आया। फिर उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया घर वालों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा। बाद में राज बहादुर से ये पूछा गया कि इस परिवार में कितने लोग हैं। राज बहादुर ने बताया कि बस मेरे चाचा जी थे जो बजरंग बहादुर पटेल, और मेरी चाची थी प्रेमा पटेल जो 39 ईयर ओल्ड थी, और तन्नू मेरी जो चचेरी बहन थी वो थी, और एक लड़की है जो हमारे भाई साहब थे, जो मतलब बजरंग पटेल के लड़का थे, वो सुसाइड कर लिए थे, उनकी लड़की है। बात आई गई हो गई। उसी शाम को फिर राज बहादुर पटेल एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं पुलिस के पास। एक ऐसा मुकदमा दर्ज करवाते हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस केस में कुछ रह ही नहीं गया, केस पूरी तरह से खोल लेते हैं। वो बताते हैं कि आज सुबह 4 बजे मैं कुछ खेतों को काम के लेके मैं अपने चाचा के पास गया, जो कि हम लोग अलग हैं लेकिन खेत हमारा सारे एक ही में है, कारोबार सब एक ही में होता है। तो सुबह मैं 4 बजे उनसे मिलने के लिए और खेत के काम के लिए मैं उनके पास गया, तो मैं देखा कि नवनील मिश्रा और एक सुजीत मिश्रा और आकाश मिश्रा, ये तीनों लोग हमारे चाचा के घर के सीढ़ियों से उतर रहे थे, और महेश नारायण मिश्र रास्ते पर खड़े थे, उनके घर के सामने खड़े थे। जैसे मैं, रात का टाइम था, जैसे मैं टॉर्च जलाया ये लोग वहाँ से भाग गए। मेरे दिल में कुछ शंका हुआ, शंका की बात भी थी। जैसे मुझे कुछ शंका हुआ, मैं चाचा के घर के, ये लोग से पहले से ही दुश्मनी था, मैं चाचा के घर में भाग के गया और जाके देखा तो मेरे चाचा जिंदगी और मौत के बीच घुट रहे थे। उन पे धारदार हथियारों से कई हमला हुआ था, और मेरी चाची अपने बिस्तर पे मरी हुई पड़ी हुई थी जो खून से लथपथ थी, और मेरी बहन तन्नू जो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। फिर मैंने 112 पे कॉल किया और पुलिस आई। इस प्रकार से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और बोला कि पहले से भी इन लोगों को कितना बार हम लोग को धमकी दे चुके थे। हम लोगों ने पुलिस के पास कई बार एप्लीकेशन भी दिया था कि ये लोग कभी भी हम लोग को मार सकते हैं, हमारे परिवार को इन लोगों से खतरा है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं की थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज ये पूरे परिवार को इन लोगों ने मार दिया। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस छानबीन चालू कर दिया। पुलिस को तो ये चाहिए कि उसको अगर बराबर नामजद अगर कर दिया जाए व्यक्ति को, तो पुलिस क्या करती है, नामजद होने के बाद उसको धरपकड़ करेगी, फिर चार्जशीट बना के फिर सबमिट कर देगी, बात खत्म। पुलिस को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। पुलिस को जैसे ही 4 लोग मिले नामजद, पुलिस ने धरपकड़ करना चालू किया, छानबीन चालू कर दिया। लेकिन ये चारों लोग फरार थे। ये चारों लोग घर पे नहीं थे, इनके परिवार का कोई भी सदस्य घर पे नहीं था। फिर पुलिस ने राज बहादुर पटेल से ये पूछने का कोशिश किया कि जब ये घर में घटना हुआ तो उस समय कौन कौन था घर में। तो पता लगा कि इस घर में जब ये घटना हुआ था उस समय मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरी चचेरी बहन
और अंशिका जो मेरे चाचा के बड़े लड़के जिन्होंने सुसाइड कर लिया था 4 साल 5 साल पहले, वो थी। पुलिस को जैसे ही पता लगा कि एक सदस्य परिवार का जिंदा है, वो 8 साल की लड़की से बात करने की कोशिश की। वो पुलिस पूछती रही कि कम से कम 4 जो है नामजद हुए हैं, इनमें से किसी का चेहरा तो देखी होगी, इसलिए कि आजू बाजू का मामला है, गांव का मामला है, तो ये बता सकती है कि वो उसमें से कोई था। लेकिन वो लड़की यही बोलती रही कि मैं जब वो लोग मार दिया तो मैं बाद में उठी तो मैं देखी कि कौन है, कोई नहीं है। मेरे को बाद में जब वो लोग चले गए थे मैं कुछ नहीं देखी, मैं देखी कि मेरी दादी माँ गिरी पड़ी हुई हैं, मेरे दादा चिल्ला रहे हैं। किसी को देखा? नहीं, मैं किसी को नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? लड़की बताई कि 5 साल पहले मेरे पापा जहर खा के मर गए थे। तुम्हारी माँ कहाँ है? तो माँ हमारी बहुत गंदी है। पुलिस ने पूछा क्यों? तो माँ ने दूसरी शादी कर ली। वो हमारे दादा और बुआ और दादी से हमेशा लड़ती है। अच्छा, पुलिस को एक और चीज़ ठनकी। जब पुलिस आई, जब मामले की जांच किया तो देखा कि प्रेमा पटेल जो बजरंग बहादुर पटेल की पत्नी थी, उनके शरीर पे बहुत सारा गहना था, एक भी गहना नहीं लिया गया था। तन्नू जो उनकी पुत्री थी, जो लड़की थी 19 साल की, उसके शरीर पे भी बहुत गहना था, एक भी गहना टच नहीं हुआ था। और दूसरा, उस जो छोटी सी बच्ची थी उसको कुछ नहीं किया गया था, उसको खरोच भी नहीं आया था। पुलिस को लगा कि जब इतनी बड़ी साजिश थी और ये लोग पूरा परिवार को ही खत्म करना चाहते थे, तो इस छोटी सी बच्ची को क्यों छोड़ दिया, अंशिका को क्यों छोड़ दिया? दूसरा, इस घर में 3 गेट है, कहीं से फोर्सफुली एंट्री नहीं है। और एक चीज़ और देखा कि जो सीढ़ी वाला जो दरवाज़ा था वो बहुत ही गुप्त तरीके से कुछ अलग अंदाज में बनाया हुआ था, जो बाहर से भी खोल सकता है आदमी, लेकिन घर के कोई सदस्य भी उस चीज़ को, उस राज्य को जान सकता है। तो पुलिस को कुछ ऐसा भी शक हो रहा था कि अगर इतनी बड़ी साजिश है तो पूरी परिवार को खत्म करना था, तो बच्ची को क्यों छोड़ दिया? सबको मारा, छोटी सी बच्ची को क्यों छोड़ दिया? दूसरा, उसके माइंड में था कि जेवर क्यों छोड़ दिया? और तीसरा, पुलिस ने सर्विलांस वालों को बोला था कि इनके जो 4 आरोपी हैं उनके सीडीआर को निकाला जाए, इनका लोकेशन ट्रेस किया जाए। तो पता लगा कि राज बहादुर ये बता रहा है कि नवनील और एक और जो आरोपी आकाश मिश्रा, ये दोनों घटनास्थल से मैं टॉर्च जलाया तो ये लोग भागा। लेकिन जब सीडीआर से देखा गया तो पता लगा कि ये लोग का लोकेशन तो उस दिन घर पे गांव में था ही नहीं। फिर भी पुलिस सोची कि हाँ, हो सकता है कि ये लोग मोबाइल छोड़ के चला गया, मोबाइल कहीं भिजवा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर पुलिस निकली, पुलिस को ये शक जा नहीं रहा था। फिर उस बच्ची से इन लोगों ने फिर दोबारा पूछताछ किया, अंशिका से। तो अंशिका बताई कि हाँ, मेरी माँ बहुत गंदी है, मेरी माँ दूसरी शादी कर ली, मेरी माँ जो है मेरे दादा और दादी और बुआ से बहुत लड़ती है। फिर पुलिस ने ये सोचा कि इसकी माँ का क्या मसला है, इसके माँ के बारे में पता लगा। पुलिस ने पता किया कि इसकी माँ का क्या नाम है और कहाँ रहती है। पुलिस ने पाया कि उसकी माँ सोलोनी है, जो अंशिका के पिता 4 साल पहले जहर खा के सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद सोलोनी का दूसरा शादी हो गया, जो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती है। और अंशिका की इस बातों से पुलिस को भी खटक रहा था कि मेरी माँ बहुत गंदी है, मेरे दादा और मेरे दादी और मेरी बुआ से झगड़ा करती है। इस चीज़ को भी लेके पुलिस को खटक रहा था। फिर पुलिस ने सोलोनी के मोबाइल नंबर का लोकेशन चेक किया। फिर ये पता लगा कि जिस रात इस घटना का अंजाम हुआ था, उस रात सोलोनी का लोकेशन उसी गांव में था। पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने सोचा कि इसका ना यहाँ पे मायके है, ना यहाँ पे नज़दीक ससुराल है, न यहाँ पे रहती है, न इसके घर आई है, तो फिर यहाँ पे इसका लोकेशन कैसे? फिर पुलिस ने उसका सीडीआर से कॉल डिटेल निकाला। पुलिस ने पाया कि एक शंभुबिन नाम का व्यक्ति, शंभुबिन,
उससे लंबी लंबी बातचीत कर की है, जिसका पता करने पे पता लगा कि समबिंद का पिछले कई सालों से थोड़ा सा क्राइम का भी उसका रिकॉर्ड रहा है। उसका भी लोकेशन वहीं पे दिखा रहा है जहाँ पे क्राइम हुआ है। फिर पुलिस निकली। पुलिस ने सलोनी को टच करने से पहले समबीन को पहले उठाई, और जैसे पुलिसिया अंदाज चालू किया, समबीन पहले ही टूट गया। उसने बोला कि हाँ सर, ये मेरे से गलती हुआ है, बट इसमें मैं अकेले मैं ही नहीं हूँ, एक अशोक नाम का भी व्यक्ति है, अशोक कुमार, जो कि सोलोनी के साथ उसका संबंध है। फिर अशोक बिंद को लाया गया, फिर सोलोनी को लाया गया। जब सोलोनी से पूछताछ की गई, थोड़ी सी सख्ती की गई, सोलोनी आसानी से ही पूरा खुल गई, पूरा अपना बताने लगी कि हाँ मैं आई थी, मैं क्यों मरवाई। जब डिटेल में पूछा गया तो बताई कि 4 साल पहले मेरे पति ने कुछ मानसिक हालात से वो जूझ रहे थे और उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद मेरे घर के लोग आए और सब कुछ उनका दाह संस्कार होने के बाद कुछ दिनों तक मैं यहाँ पे रही अपने ससुराल में, बजरंग बहादुर पटेल के घर पे, जो हमारे ससुर हैं। बाद में मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार और गांव समाज के लोग ये बोलने लगे कि अभी तुम्हारा उम्र ओनली 21 ईयर है और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम्हारा दूसरा शादी करना है। मेरे बहुत माना करने के बाद भी वो लोग नहीं माने और मेरा शादी एक दूसरी जगह कर दी। लेकिन मैं जाते टाइम में मैं अपनी लड़की को नहीं भूल पाई। मैं लड़की को ले जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बजरंग बहादुर पटेल ने ये कह के मना कर दिया कि मेरे इकलौते संतान जो सुसाइड करके मर गया, उसकी इकलौती संतान अंशिका है, जो इस परिवार का चिराग है, इसको हम तुम्हें नहीं सौंप सकते हैं। और मैं चली गई। मैं परिवार और जो नया मेरा शादी हुआ है उसके माध्यम से मैं कितना बार अपनी बेटी से मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन बजरंग बहादुर, प्रेमा पटेल जो हमारी सास थी, और तन्नू पटेल, इन लोगों ने हमेशा गाली गलौज दिया और कभी भी हमारी बेटी से ले जाने की तो बात छोड़ो, मुझे मिलने में नहीं दिया। जो मेरी ममता हमेशा ये बोलती रही कि मेरी बेटी मेरी बेटी। अच्छा, इस चीज़ के लिए वो बताई कि इस चीज़ के लिए मेरे जो नए पति हैं, जो ससुराल है, वो लोग भी कितना बार कोशिश किया, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ पर रहेगी आगे, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों ने मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलने दिया, जिसके वजह से मैं बहुत दुखी थी। मैं साजिश सोची और मैं सोची कि अगर इन लोगों को, पूरी फैमिली को ही मार दिया जाए तो मैं बेटी से आसानी से मिल सकती हूँ, और कोर्ट से भी और समाज भी ये बोलेगा कि चलो इसकी माँ है, ये इसकी देख रेख करेगी, और बाद में मेरी बेटी का तो संपत्ति पूरा हो ही जाएगा। ये सोच के मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपना जो नया ससुराल था वहाँ पे मैंने पता किया कि इस प्रकार का घटना का कौन अंजाम दे सकता है। तो ये संबनाथ बिन जो था उसका बारे में हमको पता लगा। फिर मैंने अशोक कुमार का एक व्यक्ति से मैंने संबंध बनाया। फिर उसके माध्यम से सोमनाथ बिंद से मैंने संपर्क किया, और काफ़ी टाइम संबंध चलने के बाद मैं उससे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा है, मेरा एक काम कर दो। सोमनाथ बिंद इसके लिए तैयार हो गया, और सोमनाथ बिंद ने इस घटना के लिए बताया कि हम एंट्री किधर से करेंगे, किधर से जाएंगे। मैं बताई कि सलोनी ने बताई कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उस दिन आपके साथ वहाँ पे चलूँगी। और मैं उसके साथ गई, और जो गुप्त रूप से जो दरवाज़ा खोलना था बाहर से वो मुझे मालूम था, और मैं दरवाज़ा खोल के हम लोग एंट्री किया, और फरसे और चाकू से इन तीनों को मार दिया। फिर सोमनाथ बिन ने बोला इस लड़की को भी मार देते हैं। मैं उसको पहले भी बता के रखा था, और घटना के समय भी बताया कि मेरे बेटी को खरोच भी नहीं आना चाहिए, उस बेटी के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ।
और बाद में हम लोग को मार दिए और मार के वहाँ से चल दिए। और मैं क्यों ना करूं, मेरा ममता ये बोलता था कि इसके लिए मैं कुछ भी करूं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मेरे बेटी को मेरे हवाले नहीं किया। फिर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिर पुलिस के सामने एक और मसला खड़ा हुआ, इसलिए कि पूरी परिवार ही खत्म हो गया था। बट वो लड़की को कहाँ रखना है? लड़की अपने मामा के घर भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो अपने माँ के खिलाफ, वो अपने माँ को गंदी बोली है, वो पुलिस से पकड़वाई है। तो हो सकता है कि उसके मामा के घर के लोग भी उसे सजा दे सकते हैं। पुलिस ने फैसला किया कि इस बच्ची को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। और मुझे आशा है कि बजरंग बहादुर पटेल के ठीक होने के बाद अपने जो है नातिनी बोलेंगे, अपने नातिन को अपने घर लेके आएंगे और उसके साथ रहेंगे। और चूंकि सलोनी भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, अंशिका के लिए सब कुछ किया, इतना बड़ा दो लोगों से संबंध बनाया, जो जिस लोगों के बारे में वो जानती भी नहीं थी उन लोगों के साथ संबंध बनाई, इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया। तो चूंकि वो भी उसको अपने बेटी से प्रेम है, तो हो सकता है कि वो भी कोर्ट में केस दायर करे कि मेरी बेटी मुझे चाहिए, क्योंकि उसका हक भी है। कोई भी बच्चा जो छोटा बच्चा है उसको 12 साल के पहले उस पर अधिकार उसकी माँ का ही अधिकार है। 12 साल के बाद पिता उसको ले सकता है। तो वो कोर्ट में भी मामला दर्ज करे। अब इस घटना से आपको क्या लगता है? आप देखिए, इस घटना में एक औरत अपने बच्चा को मांग रही है, एक ममता अपने बच्चे को मांग रही है, एक माँ अपने बच्चे के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, उसको वो नहीं दिया गया। जिसके बाद उसकी ममता देखिए कहाँ तक पहुंची कि इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया, इतना सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। क्या हो जाता अगर बजरंग बहादुर पटेल अगर उस बच्ची को दे ही देते, तो उनको क्या हो जाता? क्या उनकी घर का चिराग वो बुझ जाता? अरे चिराग तो उनका पुत्र का ही लड़की थी, तो चिराग तो वो रहती ही रहती। आप कोर्ट के माध्यम से भी आए हैं तो लड़की तो उस माँ की भी हुई, 12 साल के बाद ही आप उसको ले सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने किसी का नहीं सुना, जिसका अंजाम देखिए क्या हुआ। अब इस बच्ची के सामने चिन्ह यह है कि माँ जेल में, पूरे परिवार को माँ ने ही खत्म करवा दिया। दादा एक जो इकलौते जो चिराग बचे हुए हैं, वो जो है हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तीसरा, उस बच्ची ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जो 4 निर्दोष लोग थे, हेम नारायण मिश्र, महेश नारायण मिश्र और उनका बेटा नवनील, जो और दो आरोपी जो लोग थे, उन लोगों को ये लड़की ने बचा लिया। और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत स्मार्टनेस दिखाया, जिससे पुलिस को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुलिस ने इस केस को खोल दिया। और पुलिस को एक और चीज़, इन लोगों की निशानदेही पे जब पुलिस ने इन लोगों से पूछा तो वो आला कत्ल जो जिससे मारा था इन लोगों ने, चाकू और जो फरसा था, उसको भी पुलिस ने बरामद किया। और पुलिस के पास एक सबसे बड़ा हथियार मिला, जो CDR से जो कॉल डिटेल मिला कि उस रात ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है। और ये मामला अभी कोर्ट में है और ये तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और जिस प्रकार का ये घटना है बहुत ही निंदनीय है, लेकिन इसमें गलती हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बजरंग जो है पटेल का भी है, क्योंकि एक माँ से एक बच्चे को जब भी किसी ने छीनने का कोशिश किया है तो ऐसे ही घटना का अंजाम होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आप इस चीज़ को, एक माँ से उसके बच्चे को जुदा करके आप देखिए उसके क्या हालत है, क्या तक नहीं कर सकती है। तो इसको इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, वो चली जाएगी, या उसका हस्बैंड नहीं रहे तो चली जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन 12 साल तक आप उसको
जुदा मत कीजिए। बच्चे को पता लगेगा ना कि मेरा पिता कौन था, मेरा घर कहाँ है, वो तो बच्चा आना ही आना है, वो कहाँ कोई रोक लेगा। लेकिन माँ का अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट अपना है, जो हमारा संविधान है, उसमें भी लिखा हुआ है कि 12 साल तक बच्चे अपने माँ के साथ रह सकता है, उसका भरण पोषण का पैसा उसका पिता देगा, को अपने माँ के साथ रहना है, अधिकार है उस माँ का मातृत्व आप नहीं छीन सकते। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा कहानी आप लोग के सामने लेके आ सकूँ। कोई गलती होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।